मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन। अब नॉर्मली सबसे पहले अगर मैं किसी को कोऑर्डिनेशन बोलता हूं ना, तो मैं पूछूं तो सबका जवाब क्या आता है पता है? सर, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ये दोनों सेम सेम है। भाई, कोऑपरेशन का मतलब क्या है और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको अभी के लिए बहुत सिंपल टर्म्स में बता दूं, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, कि एक बहुत बड़े पैमाने पे हम छोटे छोटे अलग अलग चीजों को एक लाइन में लेकर आए, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन जो है वो फॉर्मल बेसिस पे होता है और कोऑपरेशन वो इनफॉर्मल बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर तीन चार मैनेजर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स है, और वो लोग कोई प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और वो प्रोडक्शन के फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, मतलब आउटपुट तक अगर वो लोग सोचेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन के अंदर क्या होता है ना, नॉर्मली कि व्हेन सम फ्रेंड्स दे सिट टुगेदर, दे प्लान फॉर समथिंग, एंड व्हेन एवरीबॉडी इज रेडी टू कंट्रीब्यूट सम और द अदर पार्ट, दैट इज कोऑपरेशन। तो बेसिकली व्हेन आई से कोऑर्डिनेशन, इट मींस एनी काइंड ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चरल। ठीक है। अब इसके अंदर देर आर सम ऑथर्स हु हैव गिवन वेरियस डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जहां पे सबसे पहले मुनी एंड रिले की डेफिनेशन कुछ इस तरह जाती है कि ये एक प्रकार का ऑर्डरली मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम ग्रुप एफर्ट्स को यूनिटी देते हैं। याद रखना, मुनी, रिले, उन्होंने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं? ग्रुप एफर्ट्स को यूनिटी देते हैं। यूनिटी काइकू देते हैं? यूनिटी इसलिए देते हैं कि हमको पाइजे कॉमन गोल्स। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन चार्ल्स वर्थ की कुछ इस तरह से है कि वो बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। नाउ व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन? इंटीग्रेशन मीन टू कंबाइन। चार्ल्स वर्थ ये बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एक प्रकार का इंटीग्रेशन है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन एन ऑर्डरली होल टू अचीव द पर्पस। वेरी सिंपल। मुनि रिले की डेफिनेशन कैसी थी? ऑर्डरली अरेंजमेंट। वर्ड्स सुनिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट, ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी। और चार्ल्स वर्थ की डेफिनेशन क्या बोलती है? इंटीग्रेशन, सेवेरल पार्ट्स एंड अचीविंग द पर्पस। खत्म। इसके बाद जो पॉइंट है हमारी बुक में, वो कुछ इस तरह से है, व्हाट आर द एसेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कैसे होता है या उसको क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ध्यान में रखें, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हमारा प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन कहां यूजफुल होता है पता है? हमने प्लानिंग के अंदर क्या करना है? सोचना है। अब सोचने के लिए, मतलब कि प्लान्स बनाने के लिए हमारे पास तो कितने सारे आइडियाज होते हैं, पर जो आइडिया हर एक बंदे को एक साथ ला सके, मतलब कि हम म्यूचुअली किसी बात पे अग्री कर सके, ऐसे पॉइंट को कोऑर्डिनेशन मदद करता है फोर्स अप करने की। जिसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड थ्रू वेरियस प्लान्स, थ्रू म्यूचुअल डिस्कशंस। ठीक है। मतलब बेसिकली जो जंबल्ड आइडियाज हैं, उनको एक साथ लाकर एक लाइन में रखना। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आपको फूलों की माला बनानी है, तो आप क्या करते हैं? अलग अलग कलर के, अलग अलग रंगों के अलग अलग फूल को लाकर फिर एक धागे में पिरोकर माला बनाते हैं। यही होता है कोऑर्डिनेशन। तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का सबसे मेन एसेंस क्या है पता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। वाह! ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। अरे भाई सुनो, ऑर्गेनाइज करने का मतलब है अरेंज करना। ठीक है। और अरेंज करने का मतलब है, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब आप एक नया फोन लेते हो ना, तो उस फोन के अंदर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? एप्स होते हैं, बहुत सारे एप्स होते हैं, और वो सारे जंबल्ड अलग अलग होम स्क्रीन पे पड़े रहते हैं। आप क्या करते हो? उसको अपना फाइल फोल्डर जिस तरह से आपको याद रहता है, आप उसको ला के एक जगह पे रख देते हो। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन कैसा है? ऐसा ही है कि हम जो व्यक्ति को जो पावर देना है, पोजीशन देना है,
वो असाइन करे और अपने हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाए, और कुछ इस तरह डिपार्टमेंट्स बनाए कि जिस दिन हमें जरूरत हो वो सारे कॉमन गोल के लिए खड़े रहे। नेक्स्ट, व्हेन वी से दिस कि कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग, तो स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है सर? स्टाफिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब आप समझिए कि आपको अपनी कंपनी खोलनी है, और अगर आप अपने एचआर मैनेजर से नहीं पूछ रहे हैं कि भाई कंपनी में हमें अभी के लिए प्रोडक्शन के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने पूछा ही नहीं, मतलब कि आपने उससे कोऑर्डिनेट किया ही नहीं, और फिर आपने अपने हिसाब से लोगों को लाना शुरू कर दिया, तो भैया ये तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसको बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, अपने एचआर मैनेजर को कंसल्ट करेंगे, उससे पूछेंगे कितने लोग चाहिए, और इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग में राइट पर्सन एट राइट टाइम इन राइट नंबर। तो ये राइट नंबर लाने के लिए हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग। व्हेन आई से कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग, इट मींस दैट डायरेक्टर का क्या काम, क्या है? डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन देने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा पैरालंपिक्स में जो जो लोग अपनी तरह से खेलते हैं, अब उनके पास कोई ना कोई अंग की कमी होती है, फिर भी वो लोग कितना अच्छी तरह से खेलते हैं, और इतना अच्छी तरह से खेलते हैं कि वो मेडल्स भी जीतते हैं। तो वो मेडल्स उनको क्यों मिलते हैं? उसका रीजन है कि अगर उनका हाथ नहीं चल रहा है तो उनके आंख का और उनके लेग्स का एक कोऑर्डिनेशन है, और उसको गवर्न कौन करता है? उनका खुद का ब्रेन एंड हार्ट। तो ये जो ब्रेन एंड हार्ट है, इनका कोऑर्डिनेट होना सबसे पहले जरूरी है, और उसके बाद में आपका दूसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स भी जरूरी है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इन डायरेक्टिंग मींस दैट कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें उसको उस बात का गाइडेंस भी देना पड़ेगा। वो गाइडेंस देंगे जिससे हम हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं अमंगस्ट सुपीरियर्स एंड subordinates. So basically here, when I say coordination through directing, I mean to say that giving orders, guidance and harmony amongst people. लास्ट इज कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के अंदर हम कोऑर्डिनेशन को कैसे ला सकते हैं, या कोऑर्डिनेशन के अंदर कंट्रोलिंग का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा है कि भैया कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या है? पुराना जो हमने सेट किया बेंचमार्क, उसके साथ हमारा अभी का एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, इन दोनों को मैच करना, और मैच करने के बाद कोई भी डिविएशंस अगर हो तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना। तो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग, वेयर वी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब बजटेड परफॉर्मेंस, कि भाई इतना तो मैं सोच के आया हूं और इतना तो हो ही जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, जिसमें म्यूचुअल कंसेंट, फिर कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, उसमें असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंटेशन, फिर कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग, उसमें राइट नंबर ऑफ पर्सन एट राइट प्लेस, फिर कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग में गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस एंड हार्मनी, और लास्ट कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। डन? The next topic over here is what are the characteristics of coordination. So when I say characteristics of coordination, तो my dear students, कोऑर्डिनेट करने से सबसे पहला हमारा मेन यूज क्या है? तो एक कंपनी कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि उसे जितने भी अपने लोग हैं उनसे 100% एफिशिएंसी निकलवानी है और उन्हें इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू गेन द फ्रूट्स ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा, कोऑर्डिनेशन के कारण से हम लोग यूनिटी बना सकते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी
तो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस क्या कंटिन्यूअस नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि हमें रोजाना लोगों को एक साथ जोड़े रखना है ताकि हमारे मकसद जो है वो सारे फुलफिल हो जाए। दूसरा, क्या कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल में है और बॉटम लेवल में जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, हमें टॉप टू बॉटम, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मतलब हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो अपने डिपार्टमेंट में लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है तो उसका डिपार्टमेंट भेड़ बकरों की तरह यहां वहां बट जाएगा। और लास्ट है, इट्स अ कॉशियस फंक्शन विच मीन्स दैट इट रिक्वायर्स योर केयर एंड रिजनेबिलिटी। देखो, लोगों को एक साथ जोड़े रखने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं और इन्हीं एफर्ट्स को हम कभी कभी बोलते हैं दे आर कॉशियस एफर्ट्स। मतलब यू हैव टू थिंक बिफोर टेलिंग द पीपल हाउ टू वर्क एंड इन व्हाट सेंस टू वर्क, है ना? आपने देखा होगा, आप अपने मित्र को कभी कॉम्प्लीमेंट करके देखिए। इफ यू आर अ फीमेल और आपने फीमेल फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत बढ़िया भैया, रिप्लाई भी उतना ही अच्छा स्वीट सा आएगा। लेकिन एक मेल मित्र अपने मेल मित्र को कॉम्प्लीमेंट करके देखे तो बहुत खतरनाक से रिप्लाईज आते हैं, और ये मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि आपको पता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉशियस, कि हमें पता होना चाहिए किसको किस तरह से जोड़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है कि हम किसको किस तरह से कौन सी फेविस्टिक से जोड़ेंगे। तो बेसिकली हमने जो पढ़ा उसमें कुछ इस तरह से है कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स, तो हेल्प्स किस किस चीजों में? तो हेल्प्स ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, एंड लास्ट इट्स अ कॉशियस फंक्शन। क्यों करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन? क्या फायदा कोऑर्डिनेशन का? तो मेरे प्यारे मित्रों, कोऑर्डिनेशन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की साइज ग्रो हो सकती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे आउटपुट्स और एफिशिएंसीज भी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ लोग और जुड़ने का ट्राई करेंगे। तो भैया, अगर लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नाम का फेविकॉल भी चाहिए। सेकेंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशंस। नाउ व्हाट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशंस? बेसिकली एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, है ना? तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जो है, इन सब के अपने गोल्स भी अलग होते हैं। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो अपने अपने पर्सनल गोल लेके चल रहे हैं ये डिपार्टमेंट्स में, उनको हम एक साथ लाकर एक कॉमन गोल की ओर आकर्षित करें। तो दैट इज व्हाट इज द सेकेंड थिंग, दैट फंक्शनल डिफरेंशिएशन या फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन brings specialization, yeah, it helps to bring specialization. How? Because see, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग काम निकलवाने हैं, इनको जोड़ने के लिए भी हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। अब जैसे मुझे अगर घुटनों में दर्द हुआ तो मैं न्यूरो साइंटिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाने वाला, दिमाग का डॉक्टर है वो। या मैं साइकोलॉजी क्लिनिक में जाके ये नहीं बोलूंगा कि सर आई वांट अ थेरेपी। वो पूछेगा किसके लिए, तुमको क्या डिप्रेशन हो गया है? बट मेरा आंसर विल बी लाइक, नहीं सर, घुटने में दुखता है। तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि तुम्हारा दिमाग भी घुटने में है। समझे? तो इसी वजह से ये समझना जरूरी कि अलग डिपार्टमेंट के लिए हमें अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए, अलग अप्रोच चाहिए जो अलग अलग जजमेंट्स ला सके। So basically coordination helps in three things: growth of the size of organization, second functional differentiations, and third
स्पेशलाइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमने पढ़ा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर, में नेचर के अंदर था साइंस आर्ट प्रोफेशन। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फंक्शंस, उसके अंदर फील्ड्स, मतलब बहुत कुछ हमने मैनेजमेंट के बारे में जान लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आई होप you also write the notes with this, and it will be very helpful for you. Dear students, I would also request you to please continue watching the lectures so that it can motivate us and it shall motivate you also, that we are together in this journey.